मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, यहां के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और लाखों की तादाद में आए हुए मेरे भारत के भाग्य विधाता भाइयों और बहनों, कल बहुत स्थानों पर ओले गिरे, वर्षा हुई, यहां के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ये नुकसान सिर्फ किसानों का ही नहीं है, ये देश का भी है। इस आपत्ति के समय मैं सभी मेरे किसान भाइयों के प्रति उनकी तकलीफ के समय मैं उनके दुख का साथी हूं और उत्तर प्रदेश इकाई के मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि इस रैली के बाद इस संकट में आए सभी किसानों से हम मिलें, उनकी मुसीबत को समझें और सरकार के पास जाकर के उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़ें। उनको इस नुकसान के समय जितनी हो सके उतनी मदद हम करें। कल से यहां 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। मैं इन मेरे सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका भविष्य भारत के उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। वे सफलता प्राप्त करें, साल भर की उनकी मेहनत रंग लाए। उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक 8 रैलियां हुई और सभी रैलियां एक से बढ़कर एक। और आज लखनऊ का तो नजारा ही कुछ और है। एक केसरिया समंदर दिखाई दे रहा है, केसरिया समंदर। भाइयों बहनों, अभी तो चुनाव की गर्मी शुरू होना बाकी है। उसके बावजूद भी ये जन समर्थन, ये जन सैलाब, ये साफ साफ लग रहा है भाजपा की आंधी चल रही, आंधी चल रही। और भाइयों बहनों, आज ये आंधी है, चुनाव घोषित होते ही ये सुनामी में परिवर्तित हो जाएगा और सबका विनाश तय है। स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस।
सबका लूटा है, सबका ने लूटा है। और इसलिए भाइयों बहनों, उनका विनाश तय है। आज हम लखनऊ में हैं। लखनऊ, और जब लखनऊ आते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी, उनका नेतृत्व, बहुत कुछ उनसे सीखना मिला है। आप लखनऊ वाले बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने अटल जी को अपना बना लिया था, जीत लिया था। भाइयों बहनों, ऐसा कहा जाता है, शाम अवध सुबह बनारस, ये रुतबा पूरे उत्तर प्रदेश का है। और जब लखनऊ की बात आती है तो लोग कहते हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य सिद्धि नहीं है आपकी। आज ऐसे शहर में आया हूं जिसकी अपनी पहचान सदियों से है, अदब और तहजीब की रही है। लखनऊ यानी तहजीब, लखनऊ यानी अदब। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले कुछ वर्षों से ऐसी सरकारियों ने ऐसा डेरा तंबू डाला है, इन शासन में बैठे हुए लोग, इसके पहले शासन में बैठे हुए लोग, इन लोगों के कारनामे ऐसे रहे हैं कि जो लखनऊ अदब और तहजीब से जाना जाता था, उसी लखनऊ में शासन करने वाले लोगों ने उसे भुला दिया है और तहबाजारियों को अपने बगल में बिठा दिया है। आज तहजीब पर तहबाजारी हावी हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं यहां की जनता से प्रार्थना करता हूं कि आपकी वो जो विरासत है, जो सदियों से पली बड़ी है, उस विरासत को तबाह करने का किसी को अवसर न दें। भाइयों बहनों, यहां पर शासन में बैठे हुए लोग इसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में अब कव्वाली की तान नहीं है, सिर्फ राजनीति का ताना बाना बचा है। अब यहां संगीत की बंदिश नहीं है, बदमाशों का बोलबाला है। अब यहां तबले पे थाप नहीं है, यहां पर दिन रात गुंडों की थप्पड़ें ही दिखाई दे रही है। संगीत के सुर नहीं है, कट्टे और बंदूकों की आवाज सुनाई दे रही है। गोमती का वो वैदिक स्वरूप नहीं, ऐसे लग रहा है गंदी नाली बना दी गई है। क्या हो गया हमारे उत्तर प्रदेश को? हम भी वही हैं, तुम भी वही हो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है,
भाइयों बहनों, जो गर्व से अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की बात करते थे, उसमें बहुत बड़ा वजन है, बहुत बड़ी ताकत है। और उसी से प्रेरणा लेकर के मैं आज लखनऊ की धरती पर कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत का सपना तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश की नींव मजबूत होगी। समृद्ध उत्तर प्रदेश की नींव मजबूत हुए बिना समृद्ध हिंदुस्तान संभव नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों का सपना होना चाहिए कि अगर भारत का भाग्य बदलना है तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की करनी पड़ेगी। अगर देश के गरीबों का, दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण करना है तो उसका प्रारंभ इस विशाल प्रदेश से करनी होगी। और एक बार उत्तर प्रदेश सामर्थ्यवान बन गया, उत्तर प्रदेश शक्तिशाली बन गया, तो हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनने में देर नहीं लगेगी। देखते ही देखते हिंदुस्तान सामर्थ्यवान बन जाएगा। आज नेताजी ने अपने भाषण में पराजय स्वीकार कर लिया। अभी अभी वो भाषण कर रहे थे, मुझे जानकारी मिली, नेताजी कह रहे थे, मोदी जी रैलियों में भीड़ इकट्ठे में करने में मुकाबला मत करो। मतलब इसमें तो उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया कि वो मोदी की रैलियों की भीड़ में मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरा भी पराजय स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा मोदी जी विकास के मुद्दे पर मुकाबला करें। भाइयों बहनों, मैं विकास की राजनीति का पक्ष कर रहा हूं। मैं देश के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को 10 साल से कह रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ो, विकास की राजनीति के मुद्दे पर आओ। आज मुझे खुशी है कि नेताजी को भी अपने पुराने रास्ते छोड़ करके आज अपने भाषण में विकास की चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये उनका दूसरा पराजय है। भाइयों बहनों, नेताजी, आप गुजरात की आलोचना कर रहे हो, अच्छा होता आप अपने उत्तर प्रदेश के काम का हिसाब देते। उत्तर प्रदेश को आप कहां से कहां ले गए, जरा जनता को उसका हिसाब देते। लेकिन गुजरात का भी वो झूठ फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछना चाहता हूं, आपको बिजली मिलती है? जरा जोर से बोलिए। बिजली मिलती है? गांव में बिजली आती है? किसान को बिजली मिलती है? घरों में बिजली मिलती है? क्या शहरों में भी पूरी बिजली मिलती है? नेताजी, जरा गुजरात जाकर के देख के आइए। 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है नेताजी। और आपके यहां तो बिजली में भी रिजर्वेशन है। नेताजी के इलाके में तो बिजली मिलेगी, लेकिन जनता जनार्दन को बिजली न मिले, ये तो आपके कारनामे हैं। आप मेरे से विकास की बात कर रहे हो? नेताजी, मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो आपके बेटे की सरकार को 1 साल नहीं हुआ है। आपको तुलना करनी है
एक साल में आपने उत्तर प्रदेश में 150 दंगे करवाए हैं। गुजरात में 10 साल में एक दंगा नहीं हुआ है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है। आप हमसे तुलना कर रहे हो? नेताजी, शर्म से माथा झुक जाता है नेताजी। आपकी राजनीति के कारण, आपके नेताओं की गुंडागर्दी के कारण पूरे हिंदुस्तान में जो गंभीर गुनाह हैं, उसमें 45% गुनाह अकेले नेताजी आपके नाक के नीचे होते हैं। और आप हमें सुना रहे हो। इतना ही नहीं, महिलाओं का, जिनका सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए, उन महिलाओं को एक साल में अकेले उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं घटी है। नेताजी, आप हमारे साथ विकास की किस भाषा में बात करते हो? इतना ही नहीं, आपके यहां गुनाहों में करीब करीब 240% वृद्धि हुई है। क्या लोग आपको चुन करके इसलिए बिठाते हैं? और क्या किया आपने कानपुर में? वहां के विद्यार्थियों की आपके नेता जाकर के पिटाई करे, आपकी पुलिस विद्यार्थियों पर जुल्म करे, पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में संकट का छाया आ जाए। ये देश ये गुंडागिर्दी की राजनीति अब स्वीकार नहीं करेगा। आपने ये जो हालत पैदा की है, और आप हमारा हिसाब मांग रहे हो? नेताजी, आपके कारनामे कैसे हैं वो अब ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब समाजवादी पार्टी में भी 2 खेमे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में भी 2 खेमे हो गए हैं। एक खेमे का नाम है समाज विरोधी पार्टी, और दूसरे खेमे का नाम है सुखवादी पार्टी। वो सुख और मौज में पड़ गए हैं। ये सुखवादी पार्टी है, ये समाज विरोधी पार्टी है। नेताजी, आपकी राजनीति भले चलती हो, लेकिन मेहरबानी करके राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेना बंद कीजिए। उनके आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी। ये नाच गान के नजारे, ये रिलीफ कैंप में बच्चों की मौत, राम मनोहर लोहिया जी को कितनी पीड़ा देती होगी। और नेताजी, कुर्सी सब कुछ नहीं होती है, उससे भी आगे जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करने का एक बड़ा दायित्व होता है। नेताजी, आप विकास की बात कर रहे हैं। आज गुजरात में विकास का एक पैमाना होता है, प्रति व्यक्ति आय। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 26,000 रुपया है, और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपया है। 75,000। ये ऐसे नहीं आया। भाइयों बहनों, पूरा बड़ा इतना उत्तर प्रदेश गुजरात से 10 गुना बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिर्फ 10,000 गांवों में बिजली जा रही है।
गुजरात के 100% गांवों में बिजली जाती है। घरों में बिजली, नेताजी आपके उत्तर प्रदेश में 40% परिवारों को भी अभी बिजली नहीं पहुंची है। गुजरात में 99% परिवारों में बिजली पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, वादे करना, आप गुजरात के विकास की बात करते हो, मैं जरा पूछना चाहता हूं, नेताजी आपने मेरे से गुजरात से शेर मांगे थे, शेर, बब्बर शेर। मैंने कहा ठीक है, दे दो भाई। इतना ही नहीं, आपने हमसे अमूल भी मांगा, अमूल। अगर आपको गुजरात का विकास नहीं देखता है तो अमूल को उत्तर प्रदेश में लाने की जरूरत क्या पड़ी। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो किसान या जो मालधारी पशुपालक दूध का उत्पादन करता था, उसको दूध का दाम सिर्फ 15 से 18 रुपया मिलता था। जब से अमूल ने दूध खरीदना शुरू किया उत्तर प्रदेश में, यहां के मेरे गरीब किसान को, पशुपालक को आज दूध का दाम 35 से 40 रुपया मिल रहा है। ये गुजरात का मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल। उत्तर प्रदेश में आप दूध उत्पादक को 15-18 रुपये से ज्यादा दे नहीं पाते थे, हमने आकर के 35-40 रुपया देना शुरू कर दिया। किसान का भला कैसे होता है हमने दिखाया। और अभी पिछले हफ्ते ही अमूल के प्लांट लगाने का शिलान्यास आकर के हमारे लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, आप बातें करते हो लेकिन विकास के रास्ते पर आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, बहुत सामर्थ्य है। ये मुरादाबाद का पीतल, ये फिरोजाबाद का ग्लास, ये सहारनपुर की लकड़ी, ये बनारस की सिल्क साड़ी, ये मिर्जापुर का कालीन, ये सीतापुर फतेहपुर सिकरी का दरिया, ये कानपुर का चमड़ा, ये अलीगढ़ के ताले, ये कन्नौज का इत्र, फर्रुखाबाद का हैंड ब्लॉक, आगरा के जूते, क्या कुछ नहीं है। लेकिन आपने उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। ये सारी चीजें दुनिया के बाजार में डंका जमा सकती थी, लेकिन आपको विकास क्या करना, कैसे करना, इसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति में तुले हुए हो। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में पतंग का उद्योग है और ज्यादातर हमारे यहां पतंग के काम में गरीब मुसलमान परिवार लगा हुआ है। जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना तो पतंग उत्पादन 35-40 करोड़ रुपए का था। हमने उस पतंग में भी जान भर दी और वो व्यापार आज 500 करोड़ का हो गया, 500 करोड़ का। विकास कैसे किया जा सकता है, विकास को लेकर के गरीब से गरीब का भला कैसे किया जा सकता है, यह हमने करके दिखाया है। आप लोग एक तरफ ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह किया है और वोट बैंक की राजनीति में मुस्ताक इन लोगों ने भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं रखी है। बेतनाह, और आपके उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का नाम देख लीजिए जो दिल्ली में बैठे। एक मंत्री कोयला खा गए, मालूम है ना?
आपके उत्तर प्रदेश के एक सज्जन जो दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार में बिराजते हैं, कोयला खाने पर उन पर आरोप लगा हुआ है। और दूसरे मंत्री दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीटते हैं और घर में अपंग, अंध, अपाहिज उनके पैसों से भी मलाई खा लेते हैं। भाइयों, गंभीर आरोप लगे हैं उन पर। एनजीओ के नाम पर अपंग को, विकलांग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें से भी भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं छोड़ते हैं। और एक तीसरे मंत्री ऐसे हैं, जब उन्होंने सुना कि एनजीओ का भ्रष्टाचार का, उन्होंने कहा 70 लाख का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हमारे केंद्र का मंत्री 70 लाख का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। 70 करोड़ होता तो मैं मान लेता। बेशर्मी की भी तो कोई सीमा होती है भाइयों, बेशर्मी की तो सीमा होती है। इतना ही नहीं, यहां पर एक मंत्री की भैंस खो गई। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेटा खो जाए खबर नहीं बनती है, लेकिन एक मंत्री की भैंस खो गई, खबर बन गई। और मैं तो सोच रहा था मंत्री जी का बयान जरूर आएगा, वो जरूर कहेंगे, उनकी भैंस खो जाने पर कहेंगे सेक्युलरिज्म पर खतरा है। वो जरूर कहेंगे उनकी भैंस चली गई, वो जरूर बोलेंगे कि सेक्युलरिज्म पर खतरा है। भाइयों बहनों, यही जिनके तौर तरीके हैं, उन लोगों से भाइयों बहनों देश का कभी भला नहीं होना। भाइयों बहनों, इन लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है, चुनाव जीतने की एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर के घूम रहे हैं वो लोग, लेकिन वो जड़ी बूटी की अब ताकत नहीं रही है। आप जरा गौर से देखिए और उत्तर प्रदेश की हर गली में जाकर के लोगों को समझाइए। आप उनको कहते हैं बच्चे को रोजगार चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, अरे रोजगार बात में पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं खेत में पानी चाहिए, तो कह रहे पानी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं महंगाई कम करो, अरे बोले महंगाई छोड़ो, आज सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें गरीबी से जूझना पड़ रहा है, वो कहता है गरीबी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की चर्चा करो। बच्चों को स्कूल में एडमिशन चाहिए, वो कहता है सेक्युलरिज्म की बात करो। भाइयों बहनों, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए ये सेक्युलरिज्म का नकाब पहन करके, सेक्युलरिज्म के नाम के बातें करके हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, ये सेक्युलरिज्म का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, यहां सपा का राज रहा, यहां बसपा का राज रहा, यहां कांग्रेस का राज रहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं नेताजी, मुसलमान के लिए हज यात्रा उसकी आस्था का विषय होता है। हर मुसलमान की चाह रहती है कि हज यात्रा करने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, गुजरात में हर वर्ष 4,800 लोगों का कोटा दिया है भारत सरकार ने। सिर्फ 4,800 मेरे मुसलमान भाई बहन हज यात्रा के लिए जा पाते हैं। लेकिन जब अर्जी मंगवाते हैं, एप्लीकेशन मंगवाते हैं, तो गुजरात में एप्लीकेशन आती है 38,000 अर्जी आती है। और श्रीमान नेताजी, ये सेक्युलरिज्म की रेवड़ियां बांटने वाले सपा बसपा कांग्रेस के
वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, आपके राज्य में क्या हाल है? आपका कोटा है 32,000 का, उत्तर प्रदेश का कोटा है 32,000 का, और अर्जी कितनी आती है? मुश्किल से 35,000 अर्जी आती है। अगर यहां के मुसलमान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो वो भी हज के लिए अर्जी करता, लेकिन आपने उसको बर्बाद करके रखा है, गरीब बना करके रखा है, उसको इंसान नहीं एक वोट का टुकड़ा समझ कर रखा है, उसको बर्बाद करके रखा हुआ है। भाइयों बहनों, जो लोग सेकुलरिज्म की चर्चा करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, और भाइयों बहनों, ये भेद समझने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये भेद समझ लीजिए। उनका सेकुलरिज्म ये वोट बैंक की राजनीति है, हमारा सेकुलरिज्म उसका मतलब है इंडिया फर्स्ट। उनका सेकुलरिज्म सत्ता पाने का हथकंडा है, हमारा सेकुलरिज्म सर्वपंथ समभाव का है। उनके लिए सेकुलरिज्म तोड़ो और राज करो का रास्ता है, हमारे लिए सेकुलरिज्म जोड़ो और विकास करो का रास्ता है। उनके लिए सेकुलरिज्म ये सिर्फ चुनावी नारा है, हमारे लिए सेकुलरिज्म ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो लोग हमें ललकारते हैं उनसे ललकारते हुए मैं कहता हूं, भाइयों बहनों, आंधियों की जीत है, आंधियों की जीत है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों की जीत है जहां बिजली गिराने की। मुझ में भी जीत है, मुझ में भी जीत है वहीं आशियां बनाने की, मुझ में भी जीत है वहीं आशियां बनाने की। भाइयों बहनों, आज देश के जितने नेता हैं वो निराशा में डूबे हुए हैं, वे देश को ऊपर नहीं उठा सकते। मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं आशा से भरा हुआ इंसान हूं। मेरी पार्टी आशा से भरी हुई पार्टी है। ये पार्टी की विशेषता देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखिए कि मुझ जैसे पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गरीबी में पला, चाय बेच करके जिंदगी चलाने वाले एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मेरे पिछड़े भाई बहनों हो, आने वाला दशक आपका है। मैं दावे से कहता हूं, आने वाला दशक दलितों का है, पीड़ितों का है, शोषितों का है, वंचितों का है, पिछड़ों का है। आने वाले 10 साल में ही उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का हमारा संकल्प है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब हौसले कमजोर होते हैं तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, जब हौसले स्थिर होते हैं तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, लेकिन जब हौसले बुलंद होते हैं तो परिस्थितियां भी अवसर में पलट जाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम वो अवसर को लेकर के आए हैं। जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, जो भ्रष्टाचार के डूबे हैं, भाइयों बहनों, मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, मैं दिल्ली में एक चौकीदार के रूप में बैठने वाला हूं। प्रधानमंत्री पद
उससे भी मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है एक चौकीदार का काम। और मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, दिल्ली की तिजोरी पर, देश की तिजोरी पर मैं किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कोई हाथी पे बैठ के आए उसका भी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कोई साइकिल पे सवार होकर के आए उसका भी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आखिर में मेरे मन के भावों को व्यक्त करने वाली एक कविता मुझे किसी ने भेजी है। वो कविता आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसके पहले मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की। भाइयों बहनों, ये कविता मैं मानता हूं आज की स्थिति में सब सवालों के जवाब देती है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं कैसे चैन से सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले। वो नशा बांटते जाएं और देश यूं ही बीमार हो। ये नशा बांटते जाएं और देश यूं ही बीमार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जागेगा, हर भारतवासी जागेगा। माओ बहनों के अस्मत पर, माओ बहनों की अस्मत पर गीत नजर लगाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, अब घड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे न अटकेंगे, न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।